Good morning to DLED फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आपका हिंदी विषय में कविता प्रकरण चल रहा था और पिछली क्लास में हमने जहाँ तक आपको पढ़ाया था आज हम उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कविता का अर्थ। कविता क्या है? तो कविता का अर्थ जो है वो अत्यंत व्यापक है। कविता का अर्थ जो है उसे हम किसी एक निश्चित परिभाषा या निश्चित किसी संप्रत्यय में नहीं बांध सकते हैं। एक शब्द के रूप में अगर हम इसकी व्याख्या करना चाहें तो हम यहाँ पर ये स्पष्ट कर सकते हैं कि कविता में भाव जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भावाभिव्यक्ति जो है वही कविता होती है। इसीलिए एक पंक्ति कही गई है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात जहाँ पर रवि अर्थात सूर्य या सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर एक कवि पहुँच सकता है। अर्थात कवि को हमारे साहित्य में इतना श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। कविता को परिभाषाओं में तो पंक्तिबद्ध नहीं किया जा सकता है, किंतु फिर भी कुछ विद्वानों ने, कुछ कवियों ने अपने मंतव्य के अनुसार कविता की कुछ या काव्य की कुछ परिभाषाएं दी हैं। हम उन्हीं में से कुछ परिभाषाओं पर आज नज़र डालते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद के अनुसार, जयशंकर प्रसाद ने कहा है, आत्मा की कल्पनात्मक अनुभूति काव्य है। अर्थात मनुष्य के अंतर्मन में या मनुष्य की आत्मा के अनुसार जो उसमें एक कल्पनात्मक अनुभूति होती है वही काव्य का रूप धारण कर लेती है। अर्थात कवि के अंतर्मन में जो उत्पत्ति होती है, जो कल्पनात्मक उत्पत्ति होती है, वो काव्य का रूप धारण कर लेती है। उसका अनुभूति होना ही एक काव्य है। इसी हिसाब से एक विश्वनाथ कविराज के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। अर्थात ऐसे वाक्य जहाँ पर रसों की अनुभूति हो, जहाँ ऐसे वाक्यों में जिसमें रस सम्मिलित हो, वही वाक्य जो है काव्य का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ और भी हमारे सामने परिभाषाएं दी हुई हैं। हम उन परिभाषाओं के माध्यम से काव्य को या कविता को कुछ हद तक समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं पद्य या कविता की विशेषताएं या काव्य की विशेषताएं। तो कुछ प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने दी हुई हैं, जैसे अनुभूति की प्रबलता। अर्थात एक कवि जब कुछ अनुभूति करता है तो वो जब उसे पंक्तिबद्ध करता है, अपनी अनुभूति को पंक्तिबद्ध करता है, तो वो काव्य का या एक कविता का रूप धारण कर लेती है। जैसे पंत जी की कुछ पंक्तियां बहुत ही हृदय को छूने वाली, हृदय स्पर्शी पंक्तियां हैं। उन्होंने एक कवि के बारे में वर्णन किया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इसमें कुछ मिस्टेक दिया हुआ है बुक में, तो जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। तो इन्होंने एक कवि को जो उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जो पहला कवि होगा वो एक वियोगी व्यक्ति होगा और उसके हृदय में जब वियोग की भाव अत्यंत उमड़ रहे होंगे तब उसके मुख से कविता जो है वो अनायास ही उत्पन्न हो गई होगी। इस प्रकार से कविता जो है वो अनुभूति की प्रबलता को स्पष्ट करती है। इसके बाद अगला बिंदु है रसानुभूति की प्रबलता। अर्थात एक कवि जो है जब वो किसी काव्य की रचना करता है तो वो उसमें रस को भर देता है, या ये कहें कि काव्य और रस जो है वो एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। बिना काव्य के रस संभव नहीं है और बिना रस के काव्य भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से रस की प्रधानता जो है वो काव्य में होती है। इसका रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम। अर्थात जो कवि जब रमणीय शब्दों का प्रतिपादन करता है तो वो काव्य का रूप धारण कर लेता है। और जब कोई कवि किसी कविता को लिखता है या उसका प्रतिपादन करता है
तो वो एक माली जिस प्रकार से बाग से फूल चुन चुन करके अपनी झोली में भरता है, तो इस प्रकार से शब्दों का चयन एक कवि नहीं करता है, बल्कि वो तो भाव के माध्यम से शब्द अनायास अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। उसके लिए बहुत अधिक ज्ञान या बहुत अधिक शब्दकोशों का ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भाव ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी कविता को लिखने के लिए। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि कविता जो है या काव्य जो है वो भाव के आधार पर लिखी जाती है, ज्ञान के आधार पर नहीं। इसके बाद है कविता का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम। इस बिंदु को पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कविता का उद्देश्य सत्यम शिवम और सुंदरम का ज्ञान कराना, एहसास कराना, या यहाँ पर इसे हम इस बात में भी स्पष्ट कर सकते हैं कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो कविता के माध्यम से हो सकता है। तो कविता जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गुणों को भी प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध होती है। अब हम बात करते हैं कविता शिक्षण की विधियां। कौन कौन सी कविता शिक्षण की विधियां हो सकती हैं। सबसे पहले बाल गीत विधि। तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके गीत के माध्यम से भी इस प्रकार की कविता लिखी जा सकती है कि जो छोटे बच्चे गीत के माध्यम से उन कविता को उच्चारण कर सके, उन कविता का अध्ययन कर सके। अभिनय विधि। कविताओं को अभिनय के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। व्याख्या विधि। कविता को व्याख्या करते हुए भी या व्याख्या के रूप में भी बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तुलना विधि। कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में, कुछ प्रकरण में आपस में तुलना करके भी बच्चों के समक्ष कविता का शिक्षण किया जा सकता है। गीत प्रणाली। गीत के माध्यम से, गीत के रूप में गा करके भी बच्चों के समक्ष कविता को प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थबोध प्रणाली। कविता के शब्दों को उसी भांति जिस रूप में वो लिखे हैं उसका अर्थ समझते हुए भी कविता शिक्षण को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तुलनात्मक विधि। कविता का आपस में तुलना या किसी अन्य चीज के बारे में तुलना के माध्यम से भी हम कविता को प्रस्तुत कर सकते हैं छात्रों के समक्ष। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कविता शिक्षण की ये कुछ प्रमुख विधियां हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कविता शिक्षण का, कविता का अर्थ, काव्य का अर्थ, पद्य की विशेषताएं या काव्य की विशेषताएं या कविता की विशेषताएं और कविता शिक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन किया। तो छात्रों, ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे की क्लास में हम इसके आगे से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।